हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट 2 केमिस्ट्री फॉर जैक बोर्ड क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 39 तक के सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60.2 हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 60.2 और वह फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। और क्वेश्चन दिया है द इट्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 100 पिकोमीटर, और जो यूनिट सेल है उसका लेंथ दिया हुआ है, इट्स का लेंथ दिया हुआ है 100 पिकोमीटर। देन फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो हम लोग को फाइंड करना है उस एलिमेंट का डेंसिटी क्या होगा, और साथ ही साथ दिया हुआ है अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है ना। तो यह जो क्वेश्चन है 35 जो क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से है, सॉलिड स्टेट से है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़ हम लोग को गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 60.2 और इट्स लेंथ भी दिया हुआ है 100 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 पिकोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और पावर में आप देख सकते हैं बेस सेम होता है तो पावर सबका ऐड कर देते हैं, -12 +2 और +2 यानी कि आ जाएगा 10⁻⁻8। ठीक है। और अवोगाद्रो नंबर भी दिया हुआ था 6.02 इंटू 10⁻23। और एफ के लिए जेड का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, इसलिए जेड का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और जैसा कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू जो फार्मूला होता है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है जेड इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन ए। ठीक है। तो ए फार्मूला है और ऊपर सबका वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग उस सबको पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू था 4 तो 4 पुट कर दिए, और एम दैट मीन्स वहाँ पे जो एटॉमिक मास दिया हुआ था उसको पुट कर देंगे 60.2। और ए क्यू, ए मतलब इट्स हो गया, इट्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे ए क्यू है मतलब उसका वॉल्यूम है। तो अभी देखें कि 10⁻⁻8 है तो उसका होल क्यू हो जाएगा। और एन ए दैट मीन्स अवोगाद्रो नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे उसको पुट कर दिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल को अगर ऊपर से डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के इधर एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और नीचे का डेसिमल को अगर हम लोग हटाते हैं तो इधर 2 डिजिट है इसलिए ऊपर 100 लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काटिए तो ऊपर बच जाएगा 10, और इसके बाद 602 से 602 काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको और क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 100 बच गया, और 10⁻24 है, -24, और 10⁻23 है। तो -24 + 23 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर कितना आने वाला है, -1 आने वाला है। और 10⁻−1 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जब पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो 10 इंटू 10 मतलब क्या, 100, 100 दैट मीन्स क्या, 10⁻2, यानी कि 4 इंटू 10⁻2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना। जो डेंसिटी आने वाला है कितना आएगा, यानी कि रो का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है व्हाट आर इमल्सन एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, है ना। क्वेश्चन पूछा है कि इमल्सन क्या है और इसके विभिन्न टाइप को लिखना है, और हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है। यह जो क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से है। तो आइए देखते हैं कि इमल्सन क्या होता है। और हम लोग इमल्सन की अगर बात करते हैं तो इमल्सन आर द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। यानी कि इमल्सन एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन जो मीडियम होता है दोनों का दोनों लिक्विड होता है। ठीक है। अभी बहुत सारे इसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन जो होता है 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन, है ना, जिसको O/W टाइप भी बोल सकते हैं। इन दिस टाइप
द डिस्पर्स फेज इज ऑयल एंड वाइल द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। यानी कि इस टाइप में क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज होता है वो ऑयल होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो वाटर होता है। जैसा कि एग्जांपल में बोल सकते हैं मिल्क हो गया, वैनिशिंग क्रीम हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स जो फेज होगा वो ऑयल होगा, बट डिस्पर्सन जो मीडियम होगा वो वाटर होगा। एंड सेकेंड जो इसका एग्जांपल होता है एंड सेकेंड जो टाइप होता है उसको बोल सकते हैं वाटर इन ऑयल, है ना। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, बस क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन द डिस्पर्स फेज इज वाटर, है ना। यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या होगा, वाटर होगा, बट डिस्पर्सन मीडियम की अगर बात की जाए तो वह ऑयल होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं बटर हो गया, फिर कोल्ड क्रीम हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाईएटॉमिक N2 एंड फॉस्फोरस एज P4Y। पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन होता है वह डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, बट फॉस्फोरस की अगर बात की जाए तो फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है ना। इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज़ वेरी स्मॉल। जो उसका एटॉमिक साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। ड्यू टू दिस टू नाइट्रोजन एटम कैन बी लिंक्ड विथ द मल्टीपल बॉन्ड टू ईच अदर फॉर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ बोथ नाइट्रोजन एज एन थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना छोटा होता है कि इसके बीच में जो ऑक्टेट कंप्लीट जो होता है वह एक मल्टीपॉल बॉन्ड द्वारा होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा एक मल्टीपॉल बॉन्ड बनता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना। बट अगर हम लोग फॉस्फोरस की अगर बात करते हैं तो फॉस्फोरस साइज में बहुत ही बड़ा होता है और उसमें पी पाई बॉन्ड जो होता है वह नहीं बन पाता है। सो बोल सकते हैं क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल भी बहुत ही बड़ा होगा। क्योंकि साइज बड़ा है तो ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। सो दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, है ना। अगर लार्जर अगर इसका साइज होगा, लार्जर इसके ऑर्बिटल होंगे तो ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे। सो बोल सकते हैं देयरफॉर जो पी जो होगा, मतलब जो फॉस्फोरस जो एटम होगा वह कंप्लीट इट्स द ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इसलिए क्या करेगा, यह ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर इसका बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मतलब आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितने हो जाएंगे, 3। सो बोल सकते हैं कि अदर जो पी एटम्स होता है, यानी कि जो बोल सकते हैं कि यह एग्जिस्ट करेगा पी4 में, है ना। तो P4 का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, बट N2 का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। क्योंकि वह भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो करेगा बट उसमें क्या होंगे, साइज छोटे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, और जिसके वजह से उसका जो साइज छोटा हो जाएगा और इसलिए वह डाई एटॉमिक में एग्जिस्ट करता है। बट फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से उसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, और ऑर्बिटल का साइज जब बड़ा होगा तो पाई बॉन्ड ओवरलैप नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से वह P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स को आपको लिखना है, ठीक है। मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा स्टेप वाइज स्टेप H2SO4 कैसे बना सकते हैं उसको हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं। और यदि हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 की अगर बनाने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सल्फ़र जो होता है उस सल्फ़र को या फिर जो आयरन जो पायराइट होता है, आयरन पायराइट को सबसे पहले एयर के प्रेजेंस में उसको जलाते हैं, ठीक है। तो सल्फ़र को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि उसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। और आयरन फाइराइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि जलाएंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, SO2 बनेगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर या फिर आयरन फाइराइड को एयर के प्रेजेंस में जलाकर सबसे पहले हम लोग को बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है?
उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो बना उसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, है ना। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको गर्म करेंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ठीक है। और यह जो रिएक्शन होता है वह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक नेचर का भी होता है। एक्सोथर्मिक नेचर का मतलब होता है कि वह उसके साथ कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करा दें, है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो -196 किलो जूल जो एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए बोल सकते हैं यह एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, है ना। और रिवर्सिबल इसलिए होगा क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर फिर हम लोग इसी के प्रेजेंस में अगर गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में यह ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है उसको डिजोल्व कर देते हैं 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम, है ना। उसको ओलियम में कन्वर्ट करने के लिए 98% सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डिजोल्व कर दिया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं यह SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और यह H2SO4 और वह कन्वर्ट हो गया किसमें, ओलियम में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े। लास्ट जो स्टेप है वह क्या है कि जो ओलियम जो बनता है उस ओलियम को डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, वाटर में उसको डिजोल्व कर देते हैं। तो जो ओलियम होता है यदि वाटर में उसको डिजोल्व कर देंगे तो वह क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में वह कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह ओलियम है और इस ओलियम को H2SO4 में क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग उसको डिजोल्व कर रहे हैं तो वह कन्वर्ट हो जा रहा है H2SO4 में। बात समझ में आ रही है। यह है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और यह 4 स्टेप्स होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग H2SO4 बनाएंगे इन्हीं 4 स्टेप्स के माध्यम से। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, है ना। यहाँ पे 3 कंपाउंड दिया हुआ है और तीनों कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है ना। यह तीनों कंपाउंड देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं। और तीनों का IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। अगर IUPAC नेम लिखने अगर आपको आता होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल होता है कि सबसे पहले आप इतना चीज़ जानिए कि जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है नाम लिखने में, है ना। तो सबसे पहले आपको लिगेंड पहचानने आना चाहिए, है ना। क्या पहचानने आने चाहिए आपको, लिगेंड। बात समझ में आ रही है। लिगेंड क्या होता है आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप समझे होंगे। एंड सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्योंकि IUPAC में उसका यूज होगा। और तीसरी बात उसमें सेंट्रल मेटल एटम को भी पहचानने आपको आना चाहिए, उसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा कौन। बात समझ में आ रही है। यदि इतना चीज़ अगर आपको पता है, अगर आप जानते हैं समझते हैं तो आसानी से उसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग लिखने वाले हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 39 का A नंबर का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वह कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ 6NH3 जुड़ा हुआ है और बाहर में Cl2 है, ठीक है। यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि पढ़े होंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यदि आपको कोई भी कंपाउंड कैपिटल ब्रैकेट के अंदर यदि दिखता है तो वह आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनिक का जो कंपाउंड होता है वह कभी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी होगा तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप A नंबर में भी देखेंगे जो कंपाउंड है वह कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कैपिटल ब्रैकेट होता है उस कैपिटल ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट मीन्स जो कैपिटल ब्रैकेट होगा उसके अंदर यदि कोई भी मेटल यदि आपको दिखता है तो उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। बात समझ में आ रही है यहाँ तक।
और जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो भी एटम जुड़ा हुआ होगा या फिर कोई मोलेकुल्स जुड़ा हुआ है या फिर कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको? लिगेंड बोलेंगे, है ना। तो बहुत सारे टाइप भी पढ़ना था लिगेंड का। फर्स्ट जो टाइप था जिसको बोलते यूनिडेंटेड लिगेंड, है ना। सेकंड जो टाइप था जिसको पढ़ना था बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, या फिर जिसका कोई चार्ज नहीं होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3 जो है एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है। बात समझ में आ रही है? हम लोग चैप्टर यदि आप पढ़े होंगे तो आपको आसानी से वहाँ पे बहुत सारे आसानी से चीज़ें समझ में आई होगी। बट यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना है ना। तो नाम लिखने में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हम लोग नाम लिखते हैं, जो एलिमेंट या जो भी मॉलिक्यूल्स जहाँ पर होगा उसका नाम हम लोग वहीं पे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जिसका पोजीशन जहाँ है उसका नाम भी वहीं पे लिखेंगे। अगर दूसरी बात, अगर कैपिटल ब्रैकेट का अगर हम लोग नाम लिखना होगा, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट का यदि नाम लिखना है तो उसमें सबसे पहले जो नाम लिखते हैं वह लिगेंड का नाम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? लिगेंड का। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यदि आप देख सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर में कोबाल्ट है। कोबाल्ट एक प्रकार का मेटल होता है, इसलिए इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। और उसके साथ NH3 जुड़ा हुआ है, 6NH3 जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे लिगेंड, है ना। तो हम बोले कि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड होगा उसका नाम सबसे पहले लिख दीजिए। तो यह है 6 को बोलते हैं हेक्सा। बात समझ में आ रही है? और NH3 को बोलते हैं एमिनो, तो हेक्सा एमिनो हो गया। और कोबाल्ट का कोबाल्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद इस जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2, ठीक है। और बाहर में जो है क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखते हैं क्लोराइड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर वाला में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और उसके जस्ट सामने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अगर बाहर में कोई है तो उसका नाम लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, नाम लिखते समय आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा आपको स्मॉल लेटर का यूज़ करना है। यहाँ तक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी IUPAC नेम लिखेंगे तो कैपिटल ब्रैकेट का यूज़ कभी नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में भी नहीं करना है। यानी कि आपको सबसे पहले जो नाम लिखना है सबका लेटर जो लिखेंगे सबका स्मॉल लेटर में नाम लिखेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बीच में कहीं भी आपको गैपिंग नहीं देना है, बीच में कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है, कॉमा का यूज़ नहीं करना है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जो मेटल का निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो X मान लिए और इसके बाद जो लिगेंड होता है उसमें उसको जोड़ते चल जाते हैं। तो यहाँ पे NH3 है, NH3 का जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो होता है 0 और 0 × 2 हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद बाहर में क्लोरीन, क्लोरीन का होता है -1, ठीक है। तो वो -1 हो जाएगा और क्लोरीन टोटल है कितना 2। और इक्वल टू में जो लिखते हैं, जो कैपिटल ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होगा उसको लिखते थे। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा इसलिए इक्वल टू में हो जाएगा 0, ठीक है। तो x का x हो गया, 0 × 6 करेंगे तो 0 आएगा, -1 × 2 करेंगे तो -2 आएगा। यानी कि सॉल्व करेंगे तो x - 2 = आएगा 0 और -2 को इक्वल टू को यदि हम उधर ले जाएंगे तो x = आने वाला है +2 और इसी +2 को हम लोग रोमन लेटर में लिख देते हैं। उसमें सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट सामने लिखेंगे रोमन लेटर में +2। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? और इसी प्रकार से जो सेकेंड क्वेश्चन है यानी कि B नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग उसी प्रकार से उसको भी लिख लेंगे, है ना। जैसे निकेल है और इसके बाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है CO। देखिए कोबाल्ट नहीं है दोस्तों, है ना। मेटल का जब भी नाम होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फिर सेकेंड जो होता है वो स्मॉल होता है। बट यहाँ दोनों का दोनों कैपिटल है यानी कि CO है और CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना है 4, इसलिए हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। और निकेल का निकेल लिख देंगे और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगा 0। कैसे 0 आएगा उसको भी समझ लेते हैं
क्योंकि जिसको निकालते हैं उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। निकेल का निकालेंगे तो निकेल को एक्स मान लेंगे, और इसके बाद जीरो होता है CO का, और टोटल है 4। और यहाँ पे भी आप कैपिटल ब्रैकेट के ऊपर देख सकते हैं कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इक्वल टू में जीरो लिख देंगे, तो एक्स हो जाएगा, और प्लस 0 × 4 मतलब क्या आने वाला है, जीरो, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया जीरो, इसलिए निकेल के बगल में भी लिख देंगे जीरो। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है जिंक, है ना, जिंक है, और जिंक के साथ OH जुड़ा हुआ है 4, और इसके ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है वो है -2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो जिंक को तो एक्स मान लेंगे, और OH का होता है -1। ठीक है, और -1 × हो जाएगा 4, और इक्वल टू में देखिए यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है -2। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 का -2, और -4 को यदि हम लोग उधर भेजते हैं इक्वल टू के साइड में, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 और +4। ठीक है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा +2, है ना। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आने वाला है वह +2 आने वाला है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत? इसका नाम यदि हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, OS है टोटल 4, तो 4 को लिखते हैं टेट्रा, और OS को लिखते हैं हाइड्रोक्सो, और जिंक को लिख देंगे जिंकेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 2, है ना। तो आप यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि हम जिंक को जिंक नहीं लिखे, जिंकेट लिख दिए, बट यहाँ पे निकेल को निकेल ही क्यों छोड़ दिए? तो दोस्तों, नाम जो लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का उसके लिगेंड के अनुसार लिखते हैं, है ना। लिगेंड यदि न्यूट्रल रहेगा तो उसका नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट लिगेंड यदि आपका नेगेटिव वाला होगा तो वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है ना। यानी कि यहाँ पे जो CO जुड़ा हुआ था वह एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड था, इसलिए निकेल को निकेल लिख दिए, बट यहाँ पे जिंक के साथ हाइड्रोक्सो जो जुड़ा हुआ है एक प्रकार का नेगेटिव लिगेंड होता है, इसलिए इसमें जिंक को जिंकेट लिख देंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यानी कि नाम चेंज कब होगा, जब नेगेटिव लिगेंड मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा तब उसका नाम चेंज होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए दोस्तों, है ना। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।